स्वागत करूया. आजच्या विषय आहेत ते नवीन कायदे आलेले आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक साक्ष संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम या तिन्ही कायद्यांविषयी जर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे तर जोरदार टाळ्यांचा एकदा सर्वांचं आपण स्वागत करूया. विक्रोळी वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट समाधान सुलानी सर हे सुद्धा इथे उपस्थित. सभेसभापती सर यांना विनंती करत की त्याची बुकिंग करून त्यांचा सत्कार करण्यात यावा. वासानी सर, कुर्ला बार प्रेसिडेंट सुधाकर कुंभार सर, विक्रोली बार प्रेसिडेंट समाधान सुलानी सर, and all those present here on this occasion. As you को बता दूं, ये जब ये कानून चेंज का परिवर्तन आ रहा था बिल वगैरह, मैं तब से स्टडी कर रहा था और इसमें कई तरह के कंफ्यूजन है. मैं हर रोज यूट्यूब और गूगल और सब जगह देखता हूं लोग क्या क्या डाल रहे हैं. मेरे को लगता है शायद ही कोई 20% मटेरियल उसमें डाल पाता है और 80% तो कुछ उनको जानकारी आती नहीं है. और कुछ ऐसे स्पीकर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको अगर मालूम भी है तो उनमें हिम्मत नहीं होगी आपको जानकारी देने की जो देनी चाहिए. कुछ नामचीन स्पीकर होते हैं जिनकी पोस्ट की या अपनी पावर की मजबूरी ऐसी रहती है कि वो आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे जो आपको पावरफुल बना रही है. और ये नए कानून से दो तीन चीजें हुई है. सबसे पहला, पुलिस के हाथ में बहुत बड़ा खौफनाक पावर दे दिया है. वो खौफनाक पावर इतना खौफनाक है कि पूरे इंडिया के किसी भी कानून में ऐसा पावर नहीं था कि पहले दिन किसी की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्स पार्टी ऑर्डर, वो भी मैजिस्ट्रेट से लेके अटैच की जा सकती है. मतलब जरूरी नहीं कोई इकोनॉमिक ऑफेंस में है, कोई मर्डर में अरेस्टेड है और या फायरिंग में अरेस्टेड है या किसी रेप में या मोलेस्टेशन में या और कोई क्राइम में, मनी चेंजिंग में अरेस्टेड है, तो भी पुलिस उसकी वो प्रॉपर्टी अगर उसकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आई हुई है तो पहले दिन उसको नोटिस दिए बगैर एक्स पार्टी ऑर्डर, वो भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से हो पाएगा और वो अटैच की जा सकती है, चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना रहे. अभी आप देखे होंगे कई जगह बिल्डर लोग, मेरे कई वकील दोस्त भी फंसे हुए. बिल्डर लोग क्या करते हैं ना, बुकिंग ले लेते हैं, प्रोजेक्ट अटक जाता है कोई वजह से और फिर दूसरे को बेच के निकल जाते हैं. अभी वो मुमकिन नहीं होगा. और इसमें आप देखे होंगे कुछ, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, सेक्शन वाइज बाद में ले जाऊंगा. आप देखे होंगे कि अक्सर ऐसे बिल्डरों के केस होते हैं या क्रिप्टो करेंसी चीटिंग के केस होते हैं या और कोई स्कीम के केस होते हैं तो एमपीआईडी का कलम लग जाता है. वकील लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं कि बेल तगड़ा कोर्ट में जाएगा और फी आ जाएगी, लेकिन अभी उससे ज्यादा अच्छा होने वाला है. आपको ओपनिंग में एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं कि इस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट कोर्ट की जो अहमियत है, जो अहमियत तो कोर्ट की रहती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रैक्टिस की जो अहमियत है, जो वकीलों को यहां प्रैक्टिस करनी मिल रही है, उसमें वकीलों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी. क्योंकि कई बड़े बड़े केस, यूएपीए, एमसीओसी, एमपीआईडी, पीएमएलए, जो ईडी का दहशत चलता है पूरे 2 नंबर के पैसे वालों को, देश में नहीं है. आपको मेरे को डर नहीं, आपके पास 2 करोड़ ब्लैक का नहीं, मेरे को पास भी नहीं है. ना ही यहां पर किसी मंच पे बैठे के बंदे के पास 2-5 करोड़ ब्लैक का होगा जो डर लगे. जिनके पास ब्लैक के खोखे पड़े हैं उनको डर लगने वाला है, और जिन्होंने लिए हैं उनको आगे संभालने को भी डर लगने वाला. इतना खौफनाक सेक्शन है. और ये सारा कलम जो है ना, सारे पावर्स लोकल पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिए हुए हैं. और ये सारे केसेस का ट्रायल मैजिस्ट्रेट ही चलाएगा, स्पेशल कोर्ट की जरूरत नहीं है. तो आप अंदाजा लगा लो कि यहां कितने बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस का उबाल आने वाला है, मतलब केसों का और आरोपियों का जो उबाल आने वाला है. अगर किसी प्रोसीजर में जैसे पीएमएलए है या यूएपीए है या एमसीओसी है या एमपीआईडी है, उसमें प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए सैंक्शन, अप्रूवल, ये सब लेने पड़ते हैं. यहां तो कुछ भी नहीं है. पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया, आईओ अपॉइंट हुआ,
आयोग के पास पावर आ गया है कि बस टेक्निकल प्रोसीजर है, सीपी का या एसपी का रूरल में है तो उसका ये आप ले लो परमिशन अप्रूवल और प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रोसीजर चालू कर दो। और जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है उसको बताने का भी जरूरत नहीं है। अगर उसको बताने से प्रॉपर्टी कहीं नीलाम या बिक जाएगी, थर्ड पार्टी राइट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट में जाके तसल्ली दिला दो मजिस्ट्रेट साहब को या नो सेशन जज या स्पेशल कोर्ट, और वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का पहले दिन एक्स पार्टे ऑर्डर देने का पावर दिया है। ऐसा पावर किसी भी कलम में, किसी भी कानून में इंडिया में नहीं है आज तक, जो यहां पर दे दिया है। और जो आपके कोर्ट में ये मजिस्ट्रेटों को पावर रहेगा और आप वकीलों इसकी पैरवी यही करेंगे। नहीं तो आप देखें पीएमएलए में यहां जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। तो ये सबसे खतरनाक सेक्शन है जिसमें है ना पुलिस डिपार्टमेंट को अभी तक रेवेन्यू बढ़ने का चांस हो जाएगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को कहते थे कि एक सौतेला डिपार्टमेंट है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में खास करके, फॉरेन में नहीं है। फॉरेन में तो पुलिस का एफआईआर करने के भी कई जगह फीस लगती है। तो यहां पर क्या था कि पुलिस डिपार्टमेंट इज अ नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट, मतलब वहां से रेवेन्यू कुछ जनरेट होता नहीं है गवर्नमेंट के लिए, खर्चे चालू रहते हैं पूरे, एफआईआर, कोर्ट कचहरी, चार्जशीट। कभी कंशंटम हो गए, रेप का आरोपी और कंप्लेनेंट और आरोपी का सेटल हो गया तो पुलिस का तो मेहनत, चार्जशीट, पगार, सुपरविजन, ये सब वेस्ट गया। तो ये सारा होता था। तो अभी वैसा नहीं होने वाला है। अभी पुलिस वालों को लगेगा 4-5 महीना थोड़ा लीगली दिमाग लगा के कैसा प्रॉपर्टीज अटैच करने का। तो जब प्रॉपर्टीज अटैचमेंट चालू हो जाएगी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच होने लगेगी हर एक पुलिस स्टेशन में। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रहे तो ही उसको हाथ लगा सकती प्रॉपर्टी को। कोई भी केस में पकड़ा गया है, मान लो कोई XYZ स्मगलर है, वो किसी की जमीन कब्जा करने में पकड़ा गया और मालूम पड़ा उसके पास 25 प्रॉपर्टियां हैं, बंगले हैं, वगैरह वगैरह है जो उसके इलीगली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के हैं, उसके लिए कोई सैंक्शन अप्रूवल की जरूरत नहीं। सीधा सीपी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को पुटअप करो या ग्रामीण में अपने एसपी साहब को पुटअप करो, डिटेल्स पुटअप करो, अप्रूवल लो, मजिस्ट्रेट को तसल्ली दिला दो कि अगर ये हम उसको बता देंगे तो प्रॉपर्टी का कुछ दुरुपयोग हो जाएगा। तो ये जो पावर है ये बहुत बड़े पैमाने पर मनी रोलिंग पावर रहेगा पुलिस के लिए भी। और ऑफकोर्स आरोपी लोग जाएंगे कहां? वकीलों के पास जाएंगे ना। तो वकीलों का भी कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर इसी ट्रैक पर चलने वाला है। ये 2-4 महीने जाएंगे क्योंकि तुरंत इसको समझना, अप्लाई करना, परमिशन लेना, ट्रेल निकालना, ये क्रिमिनल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, ये हो जाएगा। दूसरी चीज जो है खतरनाक, बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अभी तक क्या था प्राविधान कि बेल के लिए 14 दिन की पीसी थी। जैसे वो अजमल कसब ने आके फायरिंग कर दी थी, 4-5 जगह फायरिंग की, आखिर में पकड़ा गया। उसको पहले तो जख्मी हो गया तो अभी उसको हॉस्पिटल भी डालना पड़े, कस्टडी भी 14 दिन की है, उसकी जांच की है, फिर जेल में जाके जांच होती थी। ये हम सबको पता है, वकीलों को भी और पुलिस को भी, कि जो जांच पुलिस कस्टडी में फिजिकली पुलिस के ताबे में रह के हो सकती है वो जेल में उच्च क्वालिटी की तपास नहीं हो सकती है। और हर स्टेट के पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस फोर्स बोलते हैं। तो इसके लिए बोला जाता है कि उनको फोर्स यूज करने का पावर है, तभी उसको फोर्स कहा गया है। एयरफोर्स को फोर्स कहा गया है क्योंकि फोर्स यूज करता है। तो जहां भी ये फोर्स वर्ड आ जाता है उनको पावर है फोर्स यूज करने का। जैसे कि अगर आप, हम लोग तो बहुत इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर डेमोक्रेसी का उछाल होता है, ह्यूमन राइट्स का उछाल आ जाता है। और आपको सिंपल सवाल अगर पूछूं, अगर किसी यहाँ वकील महिला की या जेंट्स वकील की बहन या बीवी की कोई गार्डन में मॉर्निंग वॉक में चेन स्नैचिंग हो जाती है और चोर 2 दिन बाद पकड़ा जाता है और पुलिस अगर उसको प्यार से बोल गई, भाई साहब मैं तेरे को बिरयानी खिला रहा हूं, तू बता दे चेन कहां बेची है, तूने की है क्या नहीं, वो बताने वाला नहीं है जब तक उसको प्रोपोर्शनेट फोर्स नहीं यूज किया जाएगा। अब ये फोर्स कब 3rd डिग्री में बदल जाता है, फिर ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। तो वो टॉपिक को अभी छेड़ना जरूरी नहीं, आपको काम की बातें बताता हूं इसमें। तो अभी जो स्टार्ट करने के पहला, सबसे पहला बता दूं कि हम जब स्टूडेंट थे तो हमने एक जजमेंट पढ़ी थी, सब लोग ने पढ़ी होगी, डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट बार बार फॉलो करता था। एक और जजमेंट थी जिससे पुलिस कांपती थी, ललिता कुमारी। और ललिता कुमारी की जजमेंट में हम लोग लेटर लिखते, साहब हे गुन्हा माझा क्लायंटचा फिर्याद आहे,
ललिता कुमारीची जजमेंट मी जोडली आहे, अमुक पॅराच्या अनुषंगाने तुम्ही कारवाई केली पाहिजे, और वो कार्रवाई हो जाती थी। एक और जजमेंट थी अरनेश कुमार। अभी कोई आरोपी पुलिस स्टेशन में चला गया, कोई महिला अधिकारी को अंटशंट बोल दिया, धक्का भी मार दिया, जो भी कलम लगते हैं मोलेस्टेशन के या आउटरेजिंग मोडेस्टी के या 353 के, पनिशमेंट तो 5-7 साल के अंदर ही की है। मतलब तुम पुलिस स्टेशन में जाके महिला अधिकारी किससे बदतमीजी करो या उसके फायरआर्म को भी टच कर लो या उसको धक्का मुक्की करो, तो महिला अधिकारी बिचारी और अरनेश कुमार का जजमेंट लेके आपको नोटिस देते रहेगी आरोपी को, भाई साहब आप 41A में जांच के लिए कल हाजिर रहना। तो ये जरा थोड़ा दुरुपयोग काफी हो रहा था। कई मैंने देखे थे पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को राजकीय नेता आके उनके मोहरे आके कुछ कुछ बोल के चले जाते थे, तो वो जरा थोड़ा अभी चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये जो था, एक सुनील बत्रा की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, 1978 की थी, लैंडमार्क जजमेंट। बेड़ी डालने का नहीं किसी को भी, अभी बेड़ी नहीं डालते थे। कई किस्से हमने देखे होंगे गूगल पे, मजिस्ट्रेट को चप्पल मार दिया आरोपी ने, अभी कई बार देखा बाथरूम जा रहा है भाग गया आरोपी। तो ऐसे कई किस्से हो जाते थे, लेकिन वो थोड़ा अनफेयर लग रहा था मुझे भी। लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट चेंज करे, उसके पहले पार्लियामेंट ने बहुत सारे चेंज करे। अभी ये सारी जजमेंट है ना, इनका असर जो है ना, ये वॉश आउट हो गया, दे आर नॉट बाइंडिंग एनी मोर। नाइदर अरनेश कुमार नॉर ललिता कुमारी नॉर डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल, नाइदर सुनील बात्रा। एक और जजमेंट थी लैंडमार्क, जो अनुपम सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी थी, जो 14 दिन की कस्टडी के ऊपर स्पष्टीकरण हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई आरोपी अरेस्ट होता है तो उसकी पीसी सिर्फ पहले 14 दिनों में ली जा सकती है गिरफ्तारी के दिन से। अगर वो 4 दिन में जेसी हो जाता है और पुलिस को दोबारा कस्टडी चाहिए, तो वो 4 दिन के बाद जो, अगर 3 दिन जेसी हुई है तो 7 दिन गिनती हो चुके रहेंगे, बाकी के 7 मिलेंगे। अगर 13 दिन हो गए तो आखिरी दिन शायद मिलेगा उसको एक ही दिन, तो 14 दिन के बाद पीसी तो कोई सूरत में नहीं मिल सकती थी। अभी वो जजमेंट भी वॉश आउट हो गई है। वो कैसे वॉश आउट हुई है, मेरे बोलने से नहीं हुई है, मैं समझाऊंगा आप सब बताने के बाद कि कैसा वॉश आउट हुई है। ये शायद कोई स्पीकर नहीं बता पाता होगा कि ये सारी जजमेंट्स का इंपैक्ट जूरिस्प्रूडेंस पे वॉश आउट हो गया है। और अभी जो आता है बेल का मामला, पुलिस ने ऐसा किया, ये बीएनएस करके सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी का सेक्शन है, मेरे बुक्स में कवर पर ये दिया हुआ है। तो उसमें है कि 60 दिन की पीसी, और जहां पर 10 और मोर देन 10 इयर्स, मतलब 10 पैकी कमी वर्ष असेल तर 60 दिवसाची पीसी अवेलेबल आहे। 10 किंवा 10पेक्षा अधिक असेल वर्ष, सॉरी, सजाची असेल, प्रविधान असेल, तर त्याच्यात 90 दिवसपर्यंत पीसी घेऊ शकतात। आता बेल मध्ये कसं पोलीस त्रास देऊ शकतात ते तुम्हाला सांगतो। मी आतापर्यंत 1000 पोलीस ऑफिसर्स, मुंबई पुलिसचे युनिफॉर्म मध्ये ऑफिसर्स, नॉट कॉन्स्टेबल, यांना ट्रेन केलेला आहे याच विषयावर। अभी आपको समझाता हूं 60 दिन की पीसी क्या है। मान लो एक गाड़ी चोर पकड़ लिया, उदाहरण देके बताऊंगा तो ही आपको दिमाग में रह जाएगा। 60 दिन की कस्टडी वाला मामला है, गाड़ी चोर पकड़ा है, समझो 7-8 दिन की, 7-8 साल की पीसी है उसमें, या चोर पकड़ा है, कोई चेंज नहीं करता। अभी उसको पुलिस ने पकड़ा, बोला साहब मेरा एक जोड़े वाला नागपाड़ा में है, एक भांडुप में है, वो 2 जन भी लेके आ गए। 3 जनों की जांच किया, 25 चेन रिकवर हो गई। और 10 पुलिस को एट अ टाइम 15 दिन से ज्यादा कस्टडी नहीं दे सकता है मैजिस्ट्रेट, लेकिन 15 दिन या 10 दिन या 4 ऐसा करके 60 दिन मैक्सिमम, अगर 10 साल से कम है तो 10 या 10 साल से ऊपर है तो 90 दिन। वो कैसा दे सकता है कि अगर वो कस्टडी में आरोपी को लिया और उसको रिमांड पे लेके गए, तो जब भी आपको पता है कि 14 दिन का जब मैक्सिमम पीसी था, तो चेन स्नैचर के केसेस में अक्सर 5-4 दिन मिल जाता था, 4-5 दिन तो मिली प्रॉपर्टी रिकवरी का केसेस है तो। और अगर थोड़ा प्रोग्रेस हो इन्वेस्टिगेशन में तो और बढ़ जाता था। अभी जहां 60 दिन है तो आप अंदाजा लगा लो, 15 दिन में 15 दिन मैक्सिमम दे सकते हैं, तो 10-12 दिन तो मेरे को लगता है आसानी से मिल जाएगी पीसी। तो अभी अगर वो पीसी मिलती है, चेन रिकवर होती है, दोबारा बोलता ऑफिसर साहब आम्हाला परत पीसी पाहिजे, कंटिन्यू करायची, 25-30 दिवस झाले वारंवार पीसी घेऊन। नंतर सांगितलं साहेब आमची झाली अंदाजन 30-35 चेन रिकवर झाली आहे, जेसी करतो, लिहून देणार, जेसी झाली। ह्याच्यात पोलिसांना अजून एक अधिकार दिलेला आहे की तुम्ही कोर्टाची परवानगी न घेताना स्वयं तुम्ही तपास करू शकतात, पुढे तपास, अनटिल अँड अनलेस
ट्रायल इज नॉट स्टार्टेड, म्हणजे खटला सुरू नाही झाला असेल तर. सुरू झाला असेल तर परवानगी घेऊन करू शकतात. अभी समझो उसका आरोपी का जेसी हो गया है, 2 महीने में आरोपी को चार्जशीट भी करके डाल दिया उसने, जेसी के बाद चार्जशीट भी डाल दिया. चार्जशीट के बाद आता है हमारे पास क्लाइंट अफसर, हम लोग का यही ग्राउंड साहेब आम्ही साहेब जेसी मध्ये आहोत, रिकव्हरी झाली आहे, चार्जशीट झाली आहे, कस्टडीमध्ये ठेवून उपयोग नाही, आता तुम्ही बेलची अर्ज कन्सिडर करा. अब ये स्टेज पर अगर पुलिस चाहे या उसके पास कोई सबूत एक्स्ट्रा आ गया है तो आपकी बेल एप्लीकेशन डायरेक्ट तो पास होगी नहीं, पीपी2 से, उसके पहले आईओ2 से हो जाएगा. तो जब आईओ2 से हो जाएगा तो पुलिस के पास पावर है बोलने का, साहेब त्याचा अजून एक आरोपी कलकत्ता किंवा तामिळनाडूमध्ये माहिती मिळाली आम्हाला याला घेऊन जायचं आहे, पीसी पाहिजे, तो आपका से तो मेरिट का दूर हो गया, वो पीसी वापस आ जाएगा 6 महीने या 4 महीने के बाद दोबारा अंदर, और 3 जन की चे तो तीनों भी आ जाएंगे. तो अपना वो बेल का जो एप्लीकेशन है वो तो लगभग टेक्निकली इनफेक्चुअस हो जाएगा. और फिर बाद में दोबारा जब दूसरे आरोपी आएंगे तो ऐसा लुका छुपी का खेल बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है. और अच्छी बात यह है कि जो विक्टिम से उनकी जो जांच का पावर जो था पुलिस को वो बढ़ गया है. वो एक्चुअल क्रिमिनल्स में तो बहुत अच्छी तरीके से जी भर के जांच करेगी. इसका साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि आज बॉम्बे का एकमात्र जो बड़ा जेल है आर्थर रोड जेल है, उसकी कैपेसिटी ऑफिशियल है 800. एट एनी गिवन टाइम 3000 के आसपास अंदर ठूसे हुए हैं आरोपी कैदी. और वो ये जो मामला चालू हो जाएगा अभी पीसी वाला और फर्दर कस्टडी का मर्डर केसेस में, हीनियस क्राइम्स में, तो पता नहीं जेल की और कितनी कैपेसिटी बढ़ते रहेगी. और अभी इसमें ऐसा है कि कोई आरोपी के खिलाफ पहले अगर एफआईआर गुनाह हुआ पड़ा है, वो एफआईआर अगर आज रजिस्टर हुई है तो उसमें आज का बीएनएस लगेगा. पहले अगर हो जाती एफआईआर और गिरफ्तार हो जाता तो 14 दिन की मैक्सिमम पीसी थी, अभी 60 और 90 दिन वाले में आ जाएगा. और इसके अलावा ऐसा है कि ट्रायल का मामला जो है, जो ट्रायल के वकील है उनको जरा शार्प हो जाना पड़ेगा बहुत, क्योंकि ट्रायल में अक्सर क्या होता था हम देखते थे, कई बार कई नामचीन जो वकील होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा केस रहता है, एवरेज वकील है उनके पास थोड़ा कुछ कम रहता है, और कुछ फ्रेशर है उनको तो बहुत कम रहता है. अभी नामचीन वकील के ट्रायल चालू है, एक ही दिन में 3-4 ट्रायल चल रहे हैं. अभी अगर विटनेस आया है और जूनियर ने खड़ा रह के बोल दिया कि साहब माझा सीनियर त्या कोर्टात आहे, दॅट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एडजमेंट. त्या एडजमेंटसाठी ते ग्राउंड अवेलेबल नाही. फक्त 2च वेळी एडजमेंट मिळू शकतात. आणि ते ग्राउंड कुठला पाहिजे आपल्याला, सर ग्राउंड तर दाखवा लागतो, आणखी त्याच्यात सांगावा लागतो, दिस ग्राउंड अँड सिच्युएशन इज बियॉन्ड माय पर्सनल कंट्रोल, म्हणून मी येऊ शकत नाही क्रॉस करायला किंवा चिप घ्यायला. दॅट अप्लाइज टू प्रोसिक्युटर ऑल्सो, नॉट ओनली टू डिफेन्स. ते फायदा काय नुकसान काय ते पण सांगतो. तो उसमें अगर वो प्रोसिक्यूटर को भी लागू होता है तो ऐसा है कि 2 बार अगर एडजन हो गया और तीसरी बार अगर चीफ हुआ पड़ा और डिफेंस का वकील नहीं आया तो वो क्लोज हो जाएगा. और उसको सेक्शन है तो उसमें तो शायद रिट कोर्ट को भी पावर नहीं होगा कि उस सेक्शन को मरोड़ के, जब तक वो सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड न करे, कॉन्स्टिट्यूशन के वायरस के खिलाफ है करके, तब तक तो वो लगभग वो एविडेंस फाइनल हो जाएगा. तो ये जो जिनके पास ज्यादा ट्रायल के केसेस हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा. और सरकारी वकीलों के लिए बहुत महंगा गिरने वाला है लगता है. महंगा इसलिए नहीं गिरने वाला क्योंकि वो सरकारी वकील है, क्योंकि कोर्टों की हालत क्या है कि यहां पता नहीं 5-6 कोर्ट होंगे तो भी मेरे को नहीं लगता कितने 9 कोर्ट होंगे तो 9 कोर्ट में यकीनन 9 मजिस्ट्रेट बैठते होंगे ना. एक इंटरप्रेटर तो रहेगा, मतलब ये जेसिया जो भी है, लेकिन 9 सरकारी वकील नहीं मिलेंगे आपको इस कोर्ट में, ये मुझे यकीन है. और 3 ही है लोग तो ये लोग ने इसको एड्रेस नहीं किया है. और ये 3 सरकारी वकील अगर एक कोर्ट में ट्रायल चला रहा है, कोई वकील चीफ ले रहा है, दूसरे कोर्ट में विटनेस आया है और कोई होशियार वकील है, जैसे पाटिल साहब बहुत होशियार आदमी, हमें पीछे पड़ के तारीख ले ली 2 दिन में, तो अगर उन्होंने देखा सरकारी वकील आया वो वहां नहीं है दूसरे कोर्ट में और यहाँ विटनेस आया है, तो एक अर्जी ही डालली, साहब ह्या केसमध्ये विटनेस आला है, मी क्रॉस करायला तयार आहे, त्यांना चीफ घ्यायला सांगा. और अगर कोई वजह से कोर्ट ने अलाउ किया, वो एडजन कर दिया, वो 2 बार के बाद तीसरी बार नहीं करेगा.
अच्छा, एडजमेंट में भी एक वो प्राविधान रखा है कि अगर वो अर्जी भी दिया तो एडजमेंट नहीं करने का है, उसमें सामने वाले का से लेना है कंपलसरी, और वो से लेने के बाद ही उसका आर्गुमेंट करके फिर एडजमेंट करने का, वरना एडजमेंट भी नहीं होगा। तो अब सोचिए कोर्ट का समय, कितना कीमती समय इन आर्गुमेंट्स में जाएगा और कितना फास्ट कोर्ट डिसाइड करने वाले है, आपको अंदाजा हो जाएगा। कोर्ट इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करने वाला है, वो देख लेगा बियॉन्ड योर कंट्रोल है कि नहीं वाकई। और उसमें क्लियर लिखा है उस सेक्शन में कि सीनियर बीइंग बिजी और एडवोकेट काउंसिल बीइंग बिजी इन अनदर कोर्ट इज नॉट अ ग्राउंड टू बी कंसिडर, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये ट्रायल जो है ना, वो तारीख पे तारीख वाला मामला जरा पुराना हो जाएगा, अभी थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगे। और इसकी एक चीज अच्छी है कि क्रिमिनल लॉज में विक्टिम ओरिएंटेड ये बनाया है। इनके नाम जो है ना, कई लोग बोलते हैं कि कॉलोनियल नाम हट गए, इंडियन आ गए, कंफ्यूजिंग आ गए, ऐसा नहीं। मैंने जो लॉज पढ़े ना, मेरे को लगता है नाम बिल्कुल योग्य है। और मैं पहले बता दूं ये आगे बढ़ने के पहला कि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से पर्सनल संबंध नहीं रखता हूं। हाँ, ये अलग बात है कोई पॉलिटिकल लीडर फीस लेके प्रोफेशनल काम लेके आएगा तो सब वकील केस लेंगे, मैं भी तो लूंगा फ्री में, तो पक्का किसी पॉलिटिशियन का नहीं लूंगा, मैं लेता भी नहीं हूं मैं। तो ये आपको बता दूं। तो इसमें जो पहला कानून इन्होंने बनाया, भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता क्यों रखा है नाम? कि क्रिमिनल आईपीसी का कलम जब लगता है था, या न्याय संहिता जो कॉरेस्पॉन्डिंग कलम लगेगा, तो उसमें कंपल्सरीली न्याय संहिता में न्याय मिलता किसको है? विक्टिम को। तो ये केसेस में इतना फास्ट ट्रैक होने वाला है कार्रवाई कि विक्टिम्स को मिलने लगेगा। अब इसमें और एक प्राविधान क्या है ना, कि जो पुलिस पंचनामा बनाएगी ना, एक चीज अच्छी हो जाएगी कि पुलिस नकली पंचनामे नहीं बना पाएगी। शायद ही कोई केस होता होगा जहां पुलिस टेबल पंचनामे नहीं बनाती है। सब वकील भी जानते हैं, ऑफिसर भी जानते हैं, और जो जज मजिस्ट्रेट बने वो भी वकील थे पहला, बाद में जज बने हैं। तो ये जो पंचनामे का मामला है ना, जो नकली पंचनामा, वो बंद हो जाएगा। वो अभी कहीं पर रिवॉल्वर दफनाई हुई है, बॉडी खाड़ी में है, कपड़े कहीं और है, आरोपी कहीं और है, तो सारे पंचनामे इनको वीडियो रिकॉर्डिंग करने हैं, इंक्लूडिंग द आईओ एंड पंच टू बी इन द वीडियो। और कोर्ट में पंचों को बुलाने का प्राविधान निकाल दिया है। पंच कैन नॉट बी कॉल्ड टू द कोर्ट ओनली इफ द जज रिक्वायर्स, और सेक्शन में ये डाला है कि अगर कोर्ट को चाहिए तो ही बुलाया जाएगा, डिफेंस या प्रोसिक्यूशन बुलाने की जरूरत नहीं है, ओनली आईओ की गवाही रहेगी। और वो लॉजिकल है, क्यों रहेगी गवाही? कि एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग में पंच है, सब कुछ है। और वीडियो आपको पूरा करने दो, आपको बताते जाऊंगा मैं कहां कहां नुकसान है, हम लोग के वकीलों को भी भारी पड़ने वाला है। तो जैसे कि है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो पंचनामा है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर चलेगा। एफआईआर जो है रेप केसेस में होती है, या सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं, वो सारे ऑफेंसेस में कंपल्सरीली जो एफआईआर है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, स्टेटमेंट का। और हमने देखा अक्सर रेप केसेस में क्या होता है ना, 5-6 साल बाद जाके केस चालू होता है, ट्रायल पे आता है, लड़की की शादी हो जाती है, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी पंच मिलते हैं, विक्टिम मिलते हैं, माँ बाप आते हैं नहीं आते, तो वो केस वीक हो जाते हैं और अक्सर कंसेंटम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन किस वजह से अक्विटल जाता है या कन्विक्शन नहीं हो पाता है, वो एक अलग चीज है, आई विल नॉट टच दैट। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो माहौल है कि अगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला स्टेटमेंट आ गया, जो एफआईआर का 154 स्टेटमेंट हम बोलते थे, तो वो अगर स्टेटमेंट आ गया तो कंपल्सरीली वो स्टेटमेंट जो है ना, कोर्ट में डालने के पहला ऑफिसर को साथ में, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट को 65B बोलते थे, अभी उसका सेक्शन 63 कर दिया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। और वो जो फॉर्मेट है, ऑर्डिनरी आदमी जिसने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया है, उसने वो जो फॉर्मेट है उसका सर्टिफिकेट का, वो मैंने इसमें लास्ट 2 पेजेस में डाला है, आपके बुकलेट में, हर एक बुक में है। और उसमें जो सर्टिफिकेट एक्सपर्ट ने देना है एग्जामिन करने के बाद, उसका भी फॉर्मेट डाल दिया है, तो आपके लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा, वो नए कानून में ही आया हुआ है। उसमें एक चीज बहुत खतरनाक आ गई है एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 61 करके एक नया सेक्शन लाए हैं। ये जो नया सेक्शन है ना, वो क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इफ इट इज अकंपनीड बाय अ सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, दैट इज 63 अभी का जो है सेक्शन, वो 65 में पूरे सेक्शंस A B C D और B का भी बहुत सब सेक्शंस थे, वो सारा 63 में डाल दिया इन्होंने पूरा, और ज्यादा पॉलिश कर दिया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अगर वो सर्टिफिकेट से अकंपनीड है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज प्राइमरी एविडेंस।
मान लो मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हूं, कोई मुझे क्लिप आ गई कि वहां किसी को गैंगरेप हो रहा है या मर्डर हो रहा है या कुछ क्लिप आ गई, और मैंने वो केस का पुलिस को फॉरवर्ड कर दी, तो वो क्लिप अगर मैं कोर्ट में बोलता हूं मैंने ग्रुप में चलाई थी और सर्टिफिकेट दिया मेरे मोबाइल में, तो दैट विल बी प्राइमरी एविडेंस। फिर डिफेंस वकील उस टाइम पे क्या स्किल चलाता है और कैसा वो उसका चीफ को डिस्ट्रॉय करता है एविडेंस का, तुम लाए कहां से, वहां ग्रुप का चेन कैसा बनाता है नहीं बनाता है, वो तब की बात होगी, लेकिन वो प्राइमरी एविडेंस में आ गया है। लाइक अभी मेरे को किसी ने व्हाट्सएप कॉल किया है, और व्हाट्सएप कॉल सबको पता है अक्सर रिकॉर्ड नहीं होते हैं, और अगर हमने वो व्हाट्सएप कॉल स्पीकर पे डाल दिया और दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्ट बना के एविडेंस में लाया और सर्टिफिकेट दे दिया, वो भी प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। वो डेफिनेशन इतनी वाइड कर दी है इन्होंने। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड का जो चालू हो गया है बहुत बड़े पैमाने पर, तो वो जो है वो थोड़ा चिंताजनक चीज है। और सबसे ज्यादा उसमें चिंताजनक चीज क्या आती है कि इसमें एक सेक्शन है 530 BNSS में, प्रोसीजर लॉ में, जो बोलता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों ऑडियो विजुअल मोड में होएगा। अभी अगर आप किसी को जेल में बैठा हुआ है, मेरा क्लाइंट अगर आरोपी है और उसको मैं डिफेंस विटनेस करके लाना है और ऑडियो विजुअल में बोल रहा है, तो जेल में वो क्या बोल पाएगा जो मैं यहां बुलवाना चाहता हूं या कुछ बीच में सवाल पूछना चाहता हूं। मान लो प्रोसिक्यूटर कुछ चीफ ले रहा है एग्जामिनेशन इन चीफ और उसका क्लाइंट किधर बाहर बैठा हुआ है, मुझे क्या पता टीवी के पीछे उसको कौन क्या सिखा रहा है। और अब क्रॉस भी लेने जाएंगे तो उसको पीछे कौन क्रॉस के आंसर कहां सिखा रहा है कैसा पता चलेगा। एक दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ है उस पर बताया जा रहा है टाइप कर करके, वो कैसा पता चलेगा। तो ये कई चीजें हैं जो थोड़ी रिस्की हो गई है, जो जाएगी ऊपर तक। इसमें एक और कुछ सेक्शन थे 265, 266, 308, जिसमें जाके जो विटनेस का एग्जामिनेशन होगा ना, ये डेजिग्नेटेड प्लेस पर होगा जो पुलिस स्टेशन तय करेगी। मतलब पुलिस स्टेशन के ताबे में विटनेस रहेगा और वहां से गवाही देगा। वो अभी 15 तारीख को जुलाई को एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया होम मिनिस्ट्री का, वो लोग ने स्टे कर दिया है। इसमें इन्होंने एक और सेक्शन डाला था जो पता नहीं इन्होंने क्यों स्टे कर दिया। एक था बहुत जरूरी सेक्शन था 1062 ऑफ BNS जो IPC की नई धारा है। उसमें यह था कि अगर कोई एक्सीडेंट करके किसी को मरता हुआ छोड़ देता है या उसको छोड़ के भाग जाता है तो उसको 10 साल तक की पनिशमेंट दी और 10 लाख का फाइन था, ऐसा सब था। लेकिन ये जब ही डिस्कशन हो रहा था, पास हो गया था पार्लियामेंट में, उसके बाद कई ट्रांसपोर्ट लॉबी, ट्रक ड्राइवर्स लोगों ने कई मोर्चे निकाले, बॉर्डर तोड़ के आने को गए, और फिर गवर्नमेंट ने कुछ दबाव में आके सब एनेक्टमेंट्स पास हो गए, उनका नोटिफिकेशन होगा। लेकिन उसमें ये स्टे कर दिया कि 106 सब सेक्शन 2 जो है BNS का, वो स्टे किया गया। इट विल बी नॉट बी इफेक्टिव until it is not notified, excepting that everything else is notified। मतलब अगली कोई डेट पे करेंगे तो करेंगे। और बरोबर ये स्टे होने के बाद ये 1 जुलाई के दरमियान, या रिसेंटली आपने देखा होगा ये पोर्शे का केस, वर्ली का केस, और भी आज कुछ पूना का सुना मैंने कल हुआ है, कुछ वहां भी एक और केस हो गया है। तो ऐसे कई केसेस हो रहे जो आरोपी लोग आराम से निकल के जा रहे, वो हो जाना चाहिए था, जरूरी था। कल वो उसकी जगह रोड पे चलने वाले वकील भी हो सकते हैं, कई हमारे क्लाइंट भी हो सकते हैं, कई मासूम मरते हैं उसमें। कोई भी करोड़पति आदमी चलते हुए मैंने देखा नहीं है मरते हुए, बहुत कम होगा। कभी मॉर्निंग वॉक पे कभी कोई हो गया था, वर्ली में जॉगिंग कर रही थी एक महिला, तो तभी हुआ था। तो इतना आसान नहीं मरता कोई पैसे वाला तो। लेकिन ये कानून क्यों स्टे कर दिया पता नहीं, नहीं होना चाहिए था। दूसरा, इन्होंने एक पावर दिया है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि आप पहले जो था पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी हो तो 156(3) का एक प्रोविजन था हमारे पास। अगर पुलिस तो स्टेशन ऑफिसर अपने सीनियर के या कलीग के खिलाफ तो करेगा नहीं, या बॉम्बे सिटी में दूसरे या महाराष्ट्र में भी नहीं करेगा, तो 156(3) के लिए हम जाते थे। तो अक्सर उसमें कंप्लेंट FIR करो तो ये सैंक्शन विंक्शन लगता था, नहीं दिया तो इम्प्लाइड सैंक्शन माना जाता था। और गवर्नमेंट का फडणवीस साहब जब भी आए थे, मैं किसी फेवर में अगेंस्ट में, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया था कि पुलिस के खिलाफ या गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ मैजिस्ट्रेट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस अंडर 156(3). तो वो चेंज अभी हो गया है। अभी आप पुलिस के खिलाफ FIR कर सकते हो, उसका एक अलग सेक्शन आ गया, वो भी बता दूंगा, शायद लोगों ने बताया होगा। और पुलिस के खिलाफ आप गवर्नमेंट से सैंक्शन मांगने का भी अलग सेक्शन आ गया है, और वो आपने गवर्नमेंट को सैंक्शन डाला एज पर लोक आयुक्ता एंड लोकपाल एक्ट के अनुषंगाने, एक्ट नेटवर्क मिलता है,
त्या अनुषंगाने तुम्ही कन्सर्न अथॉरिटीला त्याच्यात सगळं आहे, कोणाच्या कुठे कंप्लेंट करू शकतात ते तुम्ही कंप्लेंट केली आणि 120 दिवसात तुम्हाला जर परवानगी नहीं मिली, दैट इज 218 ऑफ BNSS है, इसमें डाला हुआ है, नोट्स में है, मेरे सेक्शन भी है। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तुरंत आपको कार्रवाई के लिए रास्ते क्लियर हो जाएंगे। एक और सेक्शन है अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट्स में बहुत कुछ आ जाता है, मैं स्पष्ट नहीं करूंगा, तो उसमें मुझे पता है, मैं आज कोर्ट में खड़ा हूं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पुलिस के ऊपर ज्यादा अहमियत दूंगा मैं। उसमें ऐसा एक सेक्शन है 195 सब सेक्शन 4 ऑफ BNSS। उसमें यू कैन अप्रोच द कोर्ट अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर फॉर एनी ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूट हिम, लेकिन उसमें बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस एक प्रोसीजर रखा है। नोटिस विल बी इशूड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर टू डू इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। मुझे पता नहीं कौन सुपीरियर ऑफिसर अपने जूनियर के खिलाफ देगा, तो खैर वो जो पैसे का मामला जब ये आ जाता है, तो जब कोई आदमी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर कहीं से पोस्टिंग लेके आए, तो उसका वरिष्ठ उसके खिलाफ कैसा रिपोर्ट देगा, तो उसमें एक प्रोसीजर है कि वरिष्ठ से इंक्वायरी कराने का, वरिष्ठ उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट देगा। और दूसरा पार्ट उसमें ऐसा है कि आप उसी अधिकारी को भी नोटिस देंगे कोर्ट से कि भैया अभी तू बता दे कि ये ऐसे क्या हालात थे जो इस हद तक बात पहुंच गई, ये टू बी गिवन अ चांस टू बी हर्ड, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू। और ये सेक्शन पार्लियामेंट ने बनाया है, और 195(4) है, जो 156(3) में हम लोग करते थे, 195(4) है, इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन पहले नहीं था। तो अगर पुराने नोटिफिकेशंस जो है वो रिपील का जो लास्ट सेक्शन है 531 BNSS का, उसमें सारे नोटिफिकेशंस कंटिन्यू हुए हैं, लेकिन ये सेक्शन नहीं था, तो इसको पुराना नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। और इसमें एक दो चीजें, प्रोसीजर ऑफ FIR जो 154 था हमारा सेक्शन, उसमें 173 आ गया है अभी सेक्शन। उसमें ऐसा है, एनी ऑफेंस कमिटेड एनीवेयर, कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन, वो अगर इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है तो आपको FIR लेना है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और वो लेके 00 करके जहां जुडिक्शन में भेजने का है। ये जो अमिताभ बच्चन की पिंक पिक्चर होती है ना, बहुत उसमें था, लेकिन वो तो बहुत मामूली चीज थी, और यहाँ के पुलिस वाले भी बहुत मामूली काम, वर्किंग, छोटा मोटा वर्किंग करते थे। अगर निर्मल नगर का मॅटर है या कॉर्पोरेट का मॅटर है, आमच्या नाही तुम्ही जावा इकडे, आमच्या पोलीस स्टेशनला आणू नका, आमची कुर्लाला आणू नका किंवा तिलकनगरला आणू नका, तिथे जावा तुम्ही। लेकिन वो वर्किंग तो चलो बंद हो गई, लेकिन और इसका अंजाम कितना भयानक होने वाला है, या दुरुपयोग का क्या अंजाम होने वाला है, और इसके लिए कई लोगों के खिलाफ दुरुपयोग हो सकता है, वो कैसा हो सकता है वो समझाता हूं। ये एनीवेयर को पार्लियामेंट ने कहीं पे भी खुलासा नहीं किया है। इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट इट टू द सेम सिटी और द स्टेट। किसी भी स्टेट में आप जाके FIR कर दो कि महाराष्ट्र में ये गुना हुआ है, वो 4 साल से मैं लड़की थी, मेरे को फलाने ने रेप किया, मैं अभी कलकत्ता मेरे माँ बाप के पास आ गई, या मैं यूपी में या बिहार में आ गई हूँ या तमिलनाडु में आ गई हूँ, और वो मेरी FIR यहाँ ले लीजिए। FIR तो वहां हो जाएगी, वहां से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ जो भी आरोपी, उसको पता ही नहीं, 10 साल अबाव का गुना है, पावर है, तो उसको अरेस्ट होना ही है। 7 साल से ऊपर तो भी होना है। 3 से 7 साल की सजा के अंदर के जो केसेस रहेंगे, उसमें उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और अरेस्ट की परमिशन की जरूरत है। लेकिन उसमें भी एक मॉडिफिकेशन आ गया, ये तो अरनेश कुमार में था, लेकिन मॉडिफिकेशन क्या आया है कि अगर कोई गुना पुलिस के सामने हुआ तो अरेस्ट करने का है। उसमें क्लियर नहीं है, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की कोई भी पनिशमेंट रहेगी, ऑफेंस कमिटेड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। एक सेक्शन 46 है BNSS का, हथकड़ी का मामला है, सुनील बात्रा की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें है कि अगर कोई भी आरोपी हीनियस क्राइम में है या रिपीटेड ऑफेंडर है, अभी कोई चेन स्नैचर है, 100% उसके 2-4 केस रहते ही है, हीनियस क्राइम में है, या ऑफिसर को लगता है कि वो भागने की शंका है या कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो हथकड़ी लगा सकता है, अपनी रीजनिंग लगा के, रिकॉर्ड बना के। ये एक नया सेक्शन आ गया है। तो ये जो सुनील बात्रा की जजमेंट है, वो अभी जब तक दोबारा उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट तक जावे, तब तक तो ये कम से कम असर इसका चला गया है।
आपको खुलासा कर दूं, ये जजमेंट का असर क्यों खत्म हो गया है। खत्म इसलिए हो गया है कि ये जो जजमेंट्स थी ये सारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पर पास की गई थी। कहीं पे भी नहीं था कि अगर ये एक्ट खत्म हो गया तो नए एक्ट जो आएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन उस पर भी लागू होगा, ऐसा कहीं नहीं है और आज तक किसी जजमेंट में ऐसा हुआ नहीं है। अभी गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है रिपील एंड कंटिन्यूएशन का, 16 तारीख को एक और नोटिफिकेशन आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट में आया है कि जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो लागू रहेगा जहां जहां खुलासा नहीं हुआ है। तो जनरल क्लॉजेस से सेक्शन कंटिन्यू रहेंगे, अगर कोई सेक्शन रिपील नहीं हुआ है और नए में नहीं है तो उसका इंपैक्ट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वो ये नहीं बोलता कि जजमेंट्स लागू रहेगी, और ये जजमेंट्स लागू इस वजह से नहीं होती है। तो अर्नेश कुमार का खौफ पुलिस को निकल गया है, ललिता कुमारी का खौफ निकल गया है। हाँ, ये जरूर आ गया उनको 218 और 195(4) सब सेक्शन का थोड़ा उनको सावधान जरूर रहना पड़ेगा कि गलत काम ना करें। जितना लोग पंचनामा या ये रिपोर्ट बनाते हैं, तपास की केस डायरी जो है, अक्सर केस डायरी तो आपको मैं बोलूंगा तो नहीं पुलिस गलत करती है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो बस चार्जशीट के पहला जाके सब रेडी करते हैं एज पर द एविडेंस कलेक्टेड, और जाके सीनियर पे एसीपी से साइन करा लेते हैं, बदली हो गया तो वहां जाके करा लेते हैं बैक डेटेड स्टैम्प मार के। ऐसा भी मैंने सुना है, कई बार कोर्टों ने उनको हड़काया भी, हाईकोर्ट ने भी उनको खींचा है कानून के, पुलिस वालों के कई केसेस में ऐसा कई जगह हुआ है। अभी वो खत्म हो गया है, अभी केस डायरी हर 15 दिन में केस को कोर्ट को देनी है। होम मिनिस्ट्री का इंटरनल एसओपी है जो सेक्शन में नहीं है कि जो भी पंचनामा हुआ वो 48 कलाक में आपको कोर्ट को देना है, कंसर्न कोर्ट को, जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्रीडम दिया, आप उसको इंप्लीमेंट करो या अमेंड कर दो जैसा चाहिए। अभी ये सेक्शंस पे हम चलते हैं, आपको लेके चलता हूं। पहले आईपीसी में 511 थे, अभी 358 है, ये मैंने लिखा हुआ है। इतना है कि अभी कन्विक्शन रेट, जो मेरा तजुर्बा है, आई मे बी रॉन्ग, माय लर्नेड कलीग्स आर ऑल वेरियस एक्सपीरियंस्ड पीपल हियर, तो मेरे हिसाब से 70-80% कन्विक्शन रेट हो जाएगा सीरियस और एवरेज क्राइम्स का भी। पहले जो स्टैटिस्टिक्स हमको आते थे क्राइम्स के, उसमें सारे क्राइम इंक्लूडेड होते थे, 151 से लेके 110 के चार्ज से लेके हॉकर चार्ज से लेके सारे पुलिस की कार्रवाइयां उसी में आ जाती थी और वो बहुत अच्छा रंगीन स्टैटिस्टिक्स आ जाता था। लेकिन अभी जो स्टैटिस्टिक्स आएगा उसमें जो क्राइम्स का जो फिगर रहेगा वो बहुत अच्छे पैमाने पर बढ़ेगा। हाँ, जो आर्टिकल 21 की बात आती है, वो आर्टिकल 21 की कई जजमेंट्स थी, इंक्लूडिंग जो सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी जो थी, जो 14 डेज का विश्लेषण किया गया था, उसमें यह था कि 14 दिन बस होता, उससे ज्यादा करना पार्लियामेंट को देना होता तो बताती, और वो उन्होंने एक्ट को इंटरप्रेट किया, ये नहीं किया कि 14 दिन हम बोल रहे हैं रखो, एक्ट का इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सिर्फ 14 दिन ऐसा बताया था। और अभी एक्ट के हिसाब से 60 और 90 दिन हो गए हैं, और ये भी नहीं बताया कि पहला होगा या बाद में होगा। तो ये जब तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं तब तक वो 60 दिन पहले दिन से होगा या तोड़ के कभी भी ले सकते हैं, वो होगा। वो तो अभी आगे के कुछ महीनों में या सालों में पता चलेगा कि उसका क्या असर होता है। और इन्होंने एक और काम किया है इसमें, जो बीएनएसएस है उसमें सबसे जो खतरनाक सेक्शन था मैंने बता दिया आपको, 107 जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का है बीएनएसएस में। उसमें ऐसा है कि प्रॉपर्टी किसी की अटैच करनी है तो उसको कोर्ट को एप्लीकेशन डालनी है, कोर्ट 14 दिन का टाइम देकर उसको नोटिस देगा, और नोटिस देने के बाद उसको 14 दिन का टाइम में उसको रिप्लाई देना है। सेक्शन में कहीं भी नहीं है कि 14 दिन के ऊपर एक दिन भी दे सकता है कोर्ट, मतलब 14 दिन में रिप्लाई आना ही आना है। नहीं आया है तो आगे के सेक्शन लग जाएंगे, चालू हो जाएंगे। अगर वो रिप्लाई नहीं आता है, कोर्ट कैन प्रोसीड एक्स पार्टे, और एक्स पार्टे हियरिंग के लिए कोई वकील खड़ा हो जाता है तो उसका तकदीर है बिगर रिप्लाई के आर्ग्यू कर लेवे। और एक्स पार्टे ऑर्डर होने के बाद कोर्ट, फिर उसके बाद ऑर्डर होने के बाद अगर डिसाइड हो गया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो कोर्ट है ना, कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो ऑर्डर की कॉपी भेजता है, और ऑर्डर की कॉपी मेरे को नहीं लगता है कोर्ट अपने पास पेंडिंग रखेगा, जैसे होगा तुरंत ही भेज देगा। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एक बंधन डाल दिया है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड लिक्विडेट द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विद इन 60 डेज टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। 60 दिन में उसको लिक्विडेट कर देना है और उसको मिलना चाहिए।
इसमें ये बहुत अच्छा एक प्राविधान है 60 डेज में। हाँ, ये अलग चीज है, आरोपी अगर जाता है सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वो उसका तकदीर और उसका मेहनत, और जब तक इस पे स्टे नहीं लाएगा तब तक यहाँ का पहिया घूमता रहेगा, समय का पहिया घूमता रहेगा। और अगर किसी को बिल्डर है, मान लो उसका किसी ने 100 जन का पैसा खा गया है, 5 करोड़ रुपया उठा के उसको अंदर डाल दिए, और अंदर डालने के बाद पता चला इसने 6 जगह और प्रोजेक्ट चलाए, वहां भी उसका लफड़े हैं, तो इसी एफआईआर में उसके 6 के 6 प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सारे अटैच करवा सकता है। मान लो वो 6 प्रोजेक्ट्स जो है उसमें 1.5-2 करोड़ का मिला कोई, बाकी सारे इन्वेस्टर थे, कुछ प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, ब्लैक वाले जो थे तो डूब जाएंगे। लेकिन अगर वो पूरे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर आपको 25-30 करोड़ ही बांटने को आ रहा है, ट्रेस हो गए विक्टिम्स, तो बाकी की प्रॉपर्टी उसको वापस नहीं जाएगी, इट विल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। मतलब आप सोचो कि पुलिस कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट बनने वाला है, मेरे को तो अंदाजा आ रहा है अभी से, क्योंकि मैं फोरसाइट है कि ये जितने लोग जो एमपीआईडी या ईडी में जाते थे, वो अंदर जाते थे, उनकी प्रॉपर्टियां बहुत जल्दी अटैच नहीं होती थी, तो पता नहीं बरसों तक वो, आज तक वो विजय मल्ल्या की और चोकसी की सबकी प्रॉपर्टियां अटकी हुई है, वो रिलीज हो नहीं पा रही, बिक के तो पैसा आना बहुत कठिन हो रहा है। तो ये जो है उसका पार्टी क्लेमेंट रहे नहीं रहे, अगर कोई भी क्लेमेंट नहीं है और वो बंदा सिर्फ एक किसी के मर्डर में अंदर हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी मिल गई है 500 करोड़ की, जो प्रोसीजर ऑफ क्राइम दिख रही है, उसका मनी ट्रेल ऐसा दिख रहा है, वो भी अटैच हो जाएगी। ये नहीं है कि उसी केस में चिटिंग होके हुआ है तो ही होगी, हर एक केस में हो जाएगी। तो ये जो सेक्शन इन्होंने बनाया था, ये बहुत तगड़ा सेक्शन है। खौफनाक है इंडिया में जो एक्ट है, यूएपीए एक्ट बोलते हैं, जो ज्यादा करके जम्मू कश्मीर या आतंकवादी के एरियाओं में लगाया जाता है, या माओइस्ट जहां है वहां यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है यूएपीए। उसमें भी 30 दिन का पीसी अवेलेबल है मैक्सिमम। ये बीएनएस में 90 दिन कर दिया है, और इसमें एक बहुत खतरनाक सेक्शन लाए हैं जो यूएपीए से भी खतरनाक है, वो है 113 विच डिफाइंस टेररिज्म। वो पेज 5 पर इसकी डेफिनेशन है मेरे बुकलेट में। मैंने आपको उसमें चार्ट ही बना दिया है 113 का, कि कैसे 113 के जो सेक्शन से मैचिंग मिरर सेक्शन यूएपीए के कौन से हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि पुलिस स्टेशन को कितना पावर आ जाएगा। और अगर आप मेरे को पढ़ने के पहले ही चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सेक्शन को, कि अगर रेदर पढ़ के बताऊंगा तो आपको इसका सीरियसनेस और ज्यादा लगेगा। ये हम जाएंगे पेज 12 पर, मैं रीड कर रहा हूं ये सेक्शन, थोड़ा ही 5-6 मिनट लगेगा, और इसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगी कि और कितने कितने लोग बहुत कितना जल्दी अंदर आने वाले हैं हर पुलिस स्टेशन में। ये सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन और इनके सुपीरियर्स का ट्रेनिंग होके, इंटरेक्शन होके, वेवलेंथ मिलना जब चालू हो जाएगा एक्ट का इंटरप्रिटेशन का, तो बरोबर लगने लग जाएंगे कलम। ये 113 पढ़ रहा हूं मैं। Whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country by using bombs, dynamite or other explosive substance or inflammable substance or firearm or other lethal weapons or poisonous or noxious gases or other chemicals or by any other substance, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise of a hazardous nature। यहां तक तो ठीक है, जरा खतरनाक दिख रही चीज है, आगे जरा टेंशन वाली चीज है। और बाय एनी अदर मीन्स ऑफ वॉट एवर नेचर लाइकली टू कॉज। ये वॉट एवर मीन्स है ना, इसका इंटरप्रिटेशन आपका पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसका सीनियर पीआई और डीसीपी या एसपी करेगा, जो भी रहेगा। ये वॉट एवर नेचर जो है वो बहुत वाइड कर दिया इन्होंने। आगे पढ़ते हैं उसका क्या प्रोवाइडेड जो है वो, डेथ ऑफ, यहां तक तो ठीक है, किसी का मौत हो जाता है दहशतवाद के एक्शन से तो अलग बात है, और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन। अभी यहां इन्होंने एक लूपहोल छोड़ दिया है, और इंजरी में नहीं बताया किसका ओठ फट गया या कान फट गया या नाक से खून निकला, दांत टूट गया या सिर्फ लाफा मार के मुंह सुजा दिया, कुछ डिटेल नहीं दिया है। अगर वो दहशतवाद करने के चक्कर में किसी को इंजरी भी कुछ हो गई है, वो इंजरी बहुत वाइड है,
अब ये पुलिस क्या इंटरप्रेट करेगी, उनके लॉ ऑफिसर क्या इंटरप्रिटेशन देंगे और डिफेंस वाले उनको कैसे डील करके उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन लाएंगे, इस कानून का जाना तो पड़ेगा, इस कानून का चैलेंज होगा ही होगा इस सेक्शन का सुप्रीम कोर्ट पर। आगे और भी चिंताजनक है, लॉस ऑफ और डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब किसी का भी प्रॉपर्टी लॉस या डिस्ट्रॉय हुआ तो भी ये उसी में गिनती में आ जाएगा। आप देखोगे आपने कई मोर्चे निकलते हैं, अभी किसी ने भाषण दे दिया केरला में या यूपी में या मध्य प्रदेश में, वो मोर्चे निकल जाते हैं बॉम्बे में या तो किधर राजस्थान में या झारखंड में। तो ये जो मोर्चे निकलते हैं उनमें भड़काऊ भाषणों में अक्सर टायर जला दिए जाते हैं, रोड में पुलिस की गाड़ियां जलाती है, पब्लिक की गाड़ियों के कांच तोड़ दिए जाते हैं और किसी की दुकानें जलाई जाती है, किसी का दुकान का सामान निकाल दिया जाता है, किसी को जबरदस्ती लाठियां मार के दुकान बंद कराई जाती है। तो किसी की भी प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रॉय होती है, ये नहीं लिखा है ओनली गवर्नमेंट, एनी प्रॉपर्टी, तो इसी एक्ट में आ जाएगा। तो ये जितने आप देखे थे ना मोर्चे में दहशतवाद और दंगे फसाद, ये बहुत धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे। जब जब लोग इनके पार्टिसिपेंट्स वीडियो कैमरा में फुटेज में आ गए और अंदर गए तो बेल पता नहीं कितना आसानी से मिलेगा, और ये 90 दिन वाला मामला है। फिर तीसरा पॉइंट है डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री। मतलब अगर ये हमारी लाइफ या हमारी कोई सर्विसेज को डिस्टर्ब करता है, मान लो हम 6 वकील हैं, हम बैंड्रा ईस्ट से कलानगर से कुर्ला कोर्ट आ रहे हैं ड्यूटी के लिए हमारे क्लाइंट्स के लिए, और रोक लिया, दंगे फसाद करके मोर्चे करके जा नहीं पाएंगे आप। तो अगर किसी भी सेक्शन ऑफ पीपल को या किसी को भी उसकी रोजी रोटी से रोक रहे हैं या एसेंशियल सर्विस को रोक रहे हैं, जैसे लॉयर्स आर इन एसेंशियल सर्विस, आपको पता होगा कोविड में भी हमको परमिशन थी, जैसे राशन की दुकानों को, टीचर्स को या डॉक्टर्स को थी। तो ये जो एसेंशियल सर्विसेज को डिस्टर्ब करता है कोई, डिसरप्शन ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू लाइफ of the community or in India or any foreign country, damage to monetary stability of India by way of production or smuggling or circulation of counterfeit Indian paper currency or coin or of any material। अभी जैसा कई बार देखा होगा तेल की स्कैम था, बोगस एफडी आ गए थे, ये स्टैम्प पेपर थे। कई बार हम देखते हैं नकली एफडीआर दिखा दिखा के कई चीटिंग हो जाती है। कई बार देखिए क्रिप्टो करेंसी के चीटिंग है। कई बार स्कीम बताते हैं भाई तुमको 20% 15% हर 6 महीने में मिलेगा। तो जो कई स्कीमें हैं, अगर पुलिस को लगता है इससे हमारी देश की या किसी भी देश के भाग की अर्थव्यवस्था अनस्टेबलाइज होती है, किसी भी सेक्शन ऑफ पीपल की अर्थव्यवस्था डिस्टेबलाइज होती है, तो भी एक कलम लग जाएगा। एक चीज और हो गई है प्रोसिक्यूशन के लिए फायदेमंद। पहले जो था प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते थे, इसमें सेक्शन 20 है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो पहला भी था, पेज 82 पर है। इसमें जो 7 years and less, 7 years and more, 10 years and more, उसका 7, 8, 9 3 टाइप के प्रोसिक्यूटर रखे हैं, सब सेक्शन। दे विल स्क्रूटनाइज द प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट एंड दे विल अपडेट इट इनडायरेक्टली, मीनिंग जो पहला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, द प्रोसिक्यूटर इज नॉट अ माउथपीस ऑफ द गवर्नमेंट और द पुलिस और द स्टेट, इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, his duty is only to assist the court to arrive at a truth and nothing else। ऐसा कई जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। अभी वो चेंज हो गया है। अभी क्या हो गया मैं बता देता हूं आपको। अभी सेक्शन ही आ गया है, नॉट विच जो 10 है वो पढ़ता हूं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, पेज 83 पढ़ा हूं, कंटेन इन सबसेक्शन 7, 8 and 9, the director, the deputy director, the assistant director of prosecution shall have power to deal with and be responsible for all the proceedings under this Sanhita। Now, if he is responsible for the prosecution and the police and the state's activities under the Sanhita, then he is not supposed to be bringing only the truth what the court may like or insist. It will be the truth what the prosecution is insisting. There will be a fine line now, the interpretation of the duty of the prosecutor। तो ये जरा जो चार्जशीटें हैं ना इनकी, बहुत बड़ी पॉलिशिंग होकर जाने वाली है, लगभग हर एक अच्छे केसों में जाएगी। इसमें 3 से 7 साल की जो सजा है, उसमें इन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का सेक्शन 1 डाल दिया है। उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा यह है कि अगर किसी का कोई 60-70 हजार खा गया है, एफआईआर ले लिया उसको या इंक्वायरी कर रहे हैं, उसको बोल रहे भैया तू आ जा, उसके पैसे दे दे वरना केस हो जाएगा, तू जाएगा अंदर।
तो 14 दिन का विंडो दिया हुआ है, उसमें अगर वो कुछ रास्ते निकलते तो ठीक है, लेकिन उसमें दुरुपयोग होगा कि जहां गुना कंपलसरी होना चाहिए कोई विक्टिम का, पुलिस उसको बुला के तोड़ पानी भी करते रहेंगे। भाई साहब कुछ गलत ऑफिसर, सारे नहीं। ये पेज 86 पर मैंने लिखा है लास्ट पैरा में आपके बुक में, वो 175 का सब सेक्शन 4 जो है पूरा सेक्शन ही रिप्रोड्यूस कर दिया है, तो आपको बहुत काम आ जाएगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। पेज 86 पर लास्ट पैरा जो है। तो मैंने उतना जरूरी मटेरियल शॉर्टलिस्ट किया जो आपको प्रैक्टिस में जरूरी है, बाकी तो बहुत वाइड है वो, और जरूरी नहीं कि सारे सेक्शंस नवे उतने ही नवे हैं। जैसा ये 175 है, इट इज ओल्ड सेक्शन 156 सीआरपीसी, लेकिन ये पुराने सेक्शन में नहीं था, लेकिन वो सेक्शन पुराने को नए सेक्शन में एक कलम और बढ़ा दिया है, मॉडिफाई किया, तो ये टेक्निकली नया सेक्शन ही हो गया, नया सब सेक्शन हो गया, जो कि न्यू सेक्शंस के लिस्ट में वो नहीं आता है बेर एक्ट में। कन्फेशन ऑफ स्टेटमेंट्स में एक वो लोग ने डाल दिया कि भैया कोर्सन नहीं कर सकते, पहले जितना था ना कोर्सिव एक्शन नहीं था डेफिनेशन में, इंड्यूसमेंट, थ्रेट्स, प्रेशर, ऐसा सब था, तो एक वर्ड डाल दिया, टेक्निकल है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है पुलिस को उससे। ये 218 जो सेक्शन है ये आपको 94 पर मिलेगा, पेज 94 पैरा 22 मेरे बुक के, 218 बीएनएसएस का। उसका कैप्शन पढ़ लेता हूं, अभी सेक्शन आ ही गया सामने, तो पहले मैं जरा हिचक रहा था, वकील ने क्यों हिचकने का, आप भी वकील हो। सेक्शन 218 बोलता है ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स, इसमें जजेस भी इंक्लूड कर लिया है। अभी जो महाराष्ट्र का जो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, अभी वो स्पेशल एक्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो है इस दायरे में कुछ आ जाएगा तो वो पक्का वहां प्रोटेक्शन आना कम हो जाएगा जरा, क्योंकि वहां पे बहुत फाइन लाइन है दैट ही शुड बी डूइंग इन लाइन ऑफ हिज ड्यूटी। और अगर कोई होशियार वकील ने नॉट इन लाइन ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को, गवर्नमेंट सर्वेंट को दिखा दिया आईना के ये बरोबर नहीं है, तो कठिन होने वाला है ये सेक्शन के हिसाब से। एक और चीज है उसमें कि जो भी पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर अगर कोई करने जाता है पुलिस स्टेशन में, उसमें एक परिवर्तन बहुत आने वाला है कि हमारी जो महिला बहनें हैं वकील, उनके लिए बहुत बड़ा इसमें ये प्राविधान हो गया है कि कोई भी लेडी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट या पुलिस के खिलाफ एफआईआर देती है अंडर एनी ऑफ द सर्टेन सेक्शंस इंक्लूडिंग द मोलेस्टेशन एंड आउटरेजिंग मोडेस्टी वाला जो सेक्शंस है वो है दिया हुआ उसमें, तो उसका एफआईआर जगह पर लेना है, उसमें ना नहीं बोल सकता है। तो अगर लेडी पुलिस स्टेशन गई और पुलिस ऑफिसर ने बदतमीजी की और वो इस सेक्शन में बैठ जाता है, चाहे वो 354 का पुराना सेक्शन या 509 आईपीसी का पुराना सेक्शन, ये सेक्शंस में कहीं बैठ गया या अटेम्प्ट टू रेप या कपड़े फाड़ दिए या कुछ बदतमीजी कर ली और महिला ने कंप्लेंट कर दी, वो जगह पर एफआईआर होनी है, तो मुझे यकीन है ये एफआईआर की शायद नौबत नहीं आएगी। पुलिस वालों की काफी ट्रेनिंग हो गई है ये सेक्शंस के बारे में कि वो महिलाओं की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ा के करेंगे, ऐसा है। और जेंट्स वकीलों के लिए बाकी दो सेक्शंस भी सबको पता है, पुलिस वालों को वकील जान चुके रहेंगे या जान जाएंगे, क्योंकि मैं जहां जहां जाता हूं सारे वकीलों के सामने ये सेक्शन बता ही देता हूं। और पुलिस वालों की भी जो मैंने ट्रेनिंग की है, अभी तक करीबन 1000 ऑफिसर्स को ट्रेनिंग किया बॉम्बे पुलिस के, तो उनको भी ये सारे सेक्शंस बताए हैं। हाँ, अभी हम 103 पर आ जाते हैं कि नवे सेक्शन जो है बीएनएसएस के, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस का फटाफट मैं आपको ले लेता हूं। जो पहला एक नया डेफिनेशन डाल दिया, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। दूसरा 21B, अभी तक हम जितने बरसों से आजादी के 70 साल के पहले से भी जो ब्रिटिश के राज से भी जो बेल ले रहे थे आरोपी का या एंटीसिपेटरी बेल लेते आते थे, पूरे सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या किसी भी लॉ में बेल का डेफिनेशन ही नहीं था। पूरे हमारे लॉ, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्कशन होता रहता था कोर्टों में, वकीलों में, कि आप बेल लेते हो तो कौन से सेक्शन में लेते हो, डिफाइंड किधर है, हमको डेफिनेशन बताओ तो हम आर्ग्यू करें। लेकिन वो डेफिनेशन ही नहीं होता था। वो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कुछ 48 या कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन है, उससे कॉपी, उसका इंटरप्रिटेशन क्रिमिनल लॉ में चलता आ रहा था ब्रिटिश के जमाने से, और वो इंटरप्रिटेशन आज यहां यूज करते आ रहे थे। अभी नसीब से पार्लियामेंट ने जरूरी था थोड़ा, हमारी इंटरनेशनल फोरम में भी हमारी जो कानून की जो व्यवस्था है वो डिसेंट दिखती मांगती कि बेल का डेफिनेशन तो है जो हम डेली मांग रहे हैं। बॉन्ड का था, बेल बॉन्ड का, लेकिन अभी बॉन्ड का अलग से आ गया
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का आ गया है। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। एक सेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है 105, जो पेज 104 पर है। इसका सेक्शन शायद मैंने रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। सब सेक्शन 3 नोट कर लेना, 105 BNSS का सब सेक्शन 3। इसमें यह है कि पुलिस को कंपल्सरीली पूरा पंचनामा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, ऑडियो विजुअल से। पंच भी आने चाहिए, खुद भी आना चाहिए, और जगह में कुछ भी सीजर कर रहा है। लेकिन उसमें कहीं पे भी ये परमिटेड नहीं है, जो CRPC के 100 का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से सेक्शन में नहीं है, कि अगर कोई ऑफिसर आपके कमरे में, आपके मकान में, आपके होटल के कमरे में, ऑफिस में आता है, बंद कमरे में तलाशी लेने आता है, तो आपको अधिकार है कि आप उसकी पर्सनल सर्च लें, और वो अभी खत्म हो गया है। तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया है कि जो मिसयूज अगर होने लगा, पुलिस करेगी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं करेगी, कुछ मिसलीड करने वाले लोग हैं। BNSS का अगला सेक्शन है पेज 104 पर 107, जो अटैचमेंट वाला सेक्शन मैंने प्रोसीजर पूरा समझा दिया, वही सेक्शन है इधर। अगर आपने किसी की कंप्लेंट की कोई भी सेक्शन में, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फॉर्जरी, रेप, ये मेरी सजेशन है। आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट यू शुड यूज इट एज अ टूल ऑफ ब्लैकमेल, बट एज अ टूल ऑफ जस्टिस फॉर योर क्लाइंट। एक सेक्शन है 107, एक लाइन आपको डाल देनी है, द अक्यूज्ड आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ FIR may kindly be investigated अंडर प्रोविजंस ऑफ 107 ऑफ BNSS ऑल्सो। उसमें सब आ जाता है। और ज्यादा उनको जरा कलरफुल बनाना है या क्लाइंट फी अच्छी दे रहा है, तो पूरा सेक्शन रिप्रोड्यूस करके डाल दो, तो पुलिस को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। और अगर इंक्वायरी में सामने वाले को बुलाते हैं या उसको पता चलता है कि कंप्लेंट आई है, और वो अगर आपके किसी वकील के पास आ जाता है, तो आप भी समझा पाओगे, बच्चों तू केस में तो एक जाएगा, ये तेरी सारी प्रॉपर्टियों की छानबीन हो जाएगी इसमें। और ये अगर ये 218 रेड विथ 195(4) रेड विथ दिस सेक्शन होगा, तो आप सोच लीजिए कि पुलिस को सोचना पड़ जाएगा कि, और अगर उसमें कहीं बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, तो 111 और 113 जो MCOC का मिरर इमेज है, और 113 जो UAPA का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन लाए हैं, टेररिस्ट का एक्शन, उसमें बहुत पावर्स है कि बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ रखने वाले को भी सिर्फ उसका स्पाउस को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, वाइफ को या हस्बैंड को। बाकी कोई भी किसी को आश्रय दिया, छुपाया, भगाने में मदद किया, जो सेक्शन से उन खतरनाक कानूनों के, वो इसमें आ गए हैं। इसकी अच्छी बात तो नहीं बोलनी चाहिए, अच्छी ही बोलूंगा मैं बात। दो अच्छी चीजें हैं कानूनों की। एक चीज बहुत अच्छी यह है कि सारे के सारे सेक्शंस के कानून जो है, इनके कलम, ये सारे सेक्शन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही चलेंगे, स्पेशल कोर्ट्स का लोड कम हो जाएगा। और ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेंगे तो यहाँ के सारी राजा भी और प्रजा भी दोनों आप ही हैं। तो आप सोच सकते हो, अभी सिस्टर के मुंह पे बहुत बड़ी स्माइल आ रही, कई वकीलों के मुंह पर स्माइल आ चुकी ऑलरेडी। ये जितना भी लोग ट्रायल चलाएंगे ना, इसका ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलने वाला है एविडेंस का। तो सारे के सारे वकील जो 65B या तो अभी का जो 63 में ट्रेंड वेल रहेंगे, तो वो जो ज्यादा ट्रेंड रहेगा वो कामयाब रहेगा। हर केस में दो पहलू होते हैं, एक होता है प्रोसिक्यूशन, एक होता है डिफेंस। अगर उस केस में फैक्ट्स और एक्ट और लॉ पर, इंटरप्रिटेशन पर और एप्लीकेशन पर आपसे ज्यादा सरकारी वकील शार्प निकला, तो मैं बताऊंगा नहीं कौन कामयाब होने वाला है। और अगर आप उससे ज्यादा शार्प निकले, तो उसका क्या होना है वो आप समझ जाइए। लेकिन आपको बताऊं, ये आज इतना शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए एक अलग से 63 के ऊपर लेक्चर चाहिए, और मैं आपको पूरा बता दूंगा। शायद उसमें भी आपको एक सवाल नहीं रह जाएगा बाद में। इतना सारे के सारे 63 के अंदर एविडेंस एक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो नया जो है, उस पर भी सारे शार्प हो जाएंगे। ऐसा है सर जी। तो जो अटैचमेंट वाला सेक्शन है ना, किसी भी एप्लीकेशन है FIR के साथ, मान लो FIR हो भी गई आपके क्लाइंट, एक एप्लीकेशन ये डाल देना, सर प्लीज लुक इनटू दिस सेक्शन ऑल्सो 107, तो ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगी। जब पुलिस को थोड़ा आपने हिंट दे दिया, खाली 107 नहीं बताने का, किधर उसका बिल्डिंग है, किधर बंगला है, किधर रखेल के नाम पर है, दोस्त के नाम पर है, भाई के नाम पर है, बेनामी है,
भाई का काम धंधा कुछ नहीं, फिर भी 2 बंगले बने हुए हैं, तो सब चीजें आ जाएगी दायरे में. एंड ऑल्सो कंसिडर इन्वोकिंग 111 एंड 113 ऑफ द BNS बिकॉज ऑफ दिस बेनामी प्रॉपर्टीज. तो पुलिस को बहुत मिल जाएगा लिवरेज, और पुलिस तो शायद ऐसी ही चीजें जल्दी ढूंढती है जांच करने को, न्याय दिलाने के लिए. और दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि ये जो मामले यहां चलेंगे, ये पक्का आपको 65B या जो 63 एविडेंस है कि उसके आधार पे ही आप कामयाब हो पाओगे बड़े हद तक. और वो हम आएंगे, अगर बार के अध्यक्ष लोग वगैरह रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा हम आएंगे और आपको उस पर भी एनलाइटन के मटेरियल भी लाके देंगे जो आपको रेडी कर देगा बिल्कुल बेस्ट चैलेंजेस की तरह. लाएंगे पक्का पक्का. अभी सर 2-3 महीने बाद और लोगों के और इसमें भी प्रश्न खड़े होने वाले. मेरे भी अभी चिंताजनक ये सेक्शन बनाए हैं इन्होंने. एक इन्होंने बनाई है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, 398 सेक्शन डाल दिया है. ये थोड़ी इंटरनेशनल लॉ में सब जगह विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है. यहाँ मुझे जरा फैंसी स्कीम लगती है. मतलब क्या है, कुछ मतलब मेकअप लगाते हैं ना, जैसा कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है ये. क्योंकि महाराष्ट्र या इंडिया के अंदर अगर किसी विटनेस की जान को खतरे में डालना है तो पुलिस चाहेगी वो खतरे में रहेगा. पुलिस चाहेगी कि उसका बाल बांका ना हो, तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है इंडिया के अंदर. तो ये विटनेस की स्कीम जो है ना, मेरे को लगता है ये पेपर पे तो अच्छी लग रही है, लेकिन अभी उसका मतलब उल्टा विटनेस लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे कौन कौन किधर किधर है. और पुलिस को जब, नेता लोग तो नहीं बोलूंगा, VIP लोग को प्रोटेक्शन देने से फुर्सत रहे तो जाके विटनेस को दे पाएगी सुरक्षा. हाँ, ये सेक्शन 530 पढ़ रहा हूं 108 पर, जो काफी चिंताजनक सेक्शन है. ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. ये गौर से पढ़ लीजिएगा सब. ऑल ट्रायल्स, इंक्वायरीज and proceedings under this Sanhita, including issuance, service and execution of summons and warrant, examination of complainant and witness, जो मैं बता रहा था आपको, recording of evidence in inquiries and trials. मतलब आपने अगर 202 की कंप्लेंट डाली है, कुछ प्राइवेट कंप्लेंट डाली है अंडर 190 या पेंडिंग है और जज इंक्वायरी कर रहा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड. All appellate proceedings or other proceeding may be held in electronic mode by use of electronic communication or use of audio video electronic means. अब ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में अगर ट्रायल चलाने लग गए और आरोपी को या जेल में बिठा के हम इंस्ट्रक्शन लेंगे, या तो कंप्लेनेंट को कहीं बिठा के अपने घर पे पढ़ा रहा है, वो कंप्लेंट अपने 2 वकील बिठा के पीछे से क्या कर रही, आपको बताना जरूरी नहीं. लॉकडाउन में कितने डॉक्टर और वकील डॉक्टर बन गए. तो यहाँ पे लॉकडाउन वाला काम चालू हो जाएगा, ऑनलाइन जो ये एविडेंस होगा, ये भी धीरे धीरे जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक मामला. क्योंकि आई फील पर्सनली इट इज गोइंग टू डिफीट द पर्पज ऑफ अ फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल इज डेफिनेटली अंडर आर्टिकल 21. तो ये जो मामला है ना, फेयर ट्रायल इज गोइंग टू बी डिफीटेड बाय दिस सेक्शन. कहीं पे भी बिठा दो आप कंप्लेनेंट को, मुझे क्या पता कि वो कोर्ट में क्या रहता है, विक्टिम खड़ा है, उसका डिमिनर देखा जाता है, उसके रिएक्शन से हमारा अगला क्वेश्चन पैदा हो जाता है. एविडेंस एक्ट में 2 ही मेन परिवर्तन है. एक है डेफिनेशन, जो टेक्नोलॉजी एक्ट की जो डेफिनेशन है वो यहां लागू हो जाएगी, BNS की या इधर जो लॉ की है. सेक्शन 61 है, बहुत चिंताजनक सेक्शन है. अभी आपने सुन लिया, रेप केसेस में ऑडियो वीडियो, पंचनामे में ऑडियो वीडियो, पंच को बुलाने की जरूरत नहीं है. मतलब पंच को किसी को गन पॉइंट पे लेके आए, तू आ जाने तो तेरे भाई को मर्डर में डालता हूं, वो आके पंच बन गया, या जबरदस्ती झूठा कुछ बना लिया पुलिस के बोलने पर, तो हम क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे. उसको पुलिस ने प्लांट किया वो नहीं साबित कर पाएंगे. पुलिस को सर्च करने का पावर निकल गया है, तो वो भी हम, मतलब वो काफी इसमें चीजें जो चिंताजनक है. 61 में पढ़ता हूं, एक ही आखिरी सेक्शन है पढ़ने वाला, उसके बाद आपके सवालों के लिए हो जाएगी. नथिंग इन दिस अधिनियम शैल, पेज 169 पर हूं मैं, शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन एविडेंस. पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वर्ड था, अभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड ऑल्सो in evidence on the ground that it is an electronic or digital record, and such record shall be subject to section 63 and 63 have the same legal effect, validity and enforceability as other document.
मतलब इट इज जस्ट अनदर डॉक्यूमेंट एज गुड एज एनी अदर डॉक्यूमेंट, इम्प्लाइडली इट इज अ प्राइमरी एविडेंस। तो ये जो सेक्शन है ये काफी मेरे हिसाब से चिंताजनक है। मैंने सर फॉर्म डाल दिए हैं जो 63 के हैं, जो एविडेंस एक्ट का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए डालना है। और एक सेक्शन आपको पढ़ के सुनाना जरूरी है, क्योंकि उससे आपके 99% सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत लोग के सवाल बाकी है। मेरे को लगता है ये आखिरी सेक्शन है 530 के बाद का, रिपील वाला सेक्शन है, वो पढ़ना जरूरी है। और फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा इसका अर्थ क्या निकल रहा है। इंग्लिश है सिंपल। 531 रिपील एंड सेविंग्स। Repeal and savings. The Code of Criminal Procedure 1973 2 of 1974 is hereby repealed. Notwithstanding such repeal, if immediately before the date on which this Sanhita comes into force, there is any appeal, application, trial, मतलब ये संहिता फोर्स में आने के पहला, मतलब 1 जुलाई के पहला, हाँ, ये वर्ड याद रखने। बिफोर संहिता केम इनटू फोर्स, इफ देयर इज एनी अपील, एप्लिकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी और इन्व्हेस्टिगेशन, 5 वस्तू आहेत। अपील पेंडिंग असेल तर ते त्या जुना सीआरपीच्या अनुषंगाने चालणार आहे। ऍप्लिकेशन, कोर्टात आपली ऍप्लिकेशन असेल तर ते त्या अनुषंगाने चालेल। ट्रायल म्हणजे खटला सुरू झाला असेल तर, चार्जशीट झाली, दॅट इज नॉट कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल। इफ देयर इज अ ट्रायल विच इज कमेन्स्ड और विच इज पेंडिंग, then it will go as per the new which is commenced, then old section, not commenced, then it is not pending, then trial is yet to start. Before that there is the option of discharge also. This is a fine line. लोग इंटरप्रेट करेंगे कि चार्जशीट हो गई, ट्रायल अभी चालू हो रहा है, तो सीआरपीसी चलेगा कि बीएनएसएस चलेगा। कुछ लोगों की राय है कि वो बीएनएसएस नहीं चलेगा क्योंकि वो चार्जशीट हो चुकी थी, तो ट्रायल इज पेंडिंग। ट्रायल स्टार्ट्स, ट्रायल पेंडिंग कब होगा? जब शुरू होगा। जब तक शुरू नहीं हुआ है तब तक ट्रायल पेंडिंग नहीं है, तब तक चार्ज फ्रेम होना बाकी है, उसके पहले डिस्चार्ज का ऑप्शन बाकी है। तो दैट मीन्स दैट ऑल विल कम अंडर बीएनएसएस। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। कुछ एक हाईकोर्ट की इंटरप्रिटेशन इससे अलग आई है, जो मेरी पर्सनल राय अभी भी थोड़ी डिफरेंट है। अभी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तक जाके क्या राय, अदालतों की राय क्या बन जाती है। Inquiry or investigation pending, then such appeal, application, trial, inquiry or investigation shall be disposed of or continued, held or made as the case may be, in accordance with the provisions of CRPC, as in force immediately before the commencement herein after, as to the said code, as if the Sanhita had not come into force. इसका पार्ट बी है, जो नोटिफिकेशंस कंटिन्यू होते पुराने, जिसमें जो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है 156(3) में, तो वो तो सेक्शन ही नहीं रह गया। 156(4) एक नया सेक्शन आ गया, तो वो गवर्नमेंट उसका जो सेक्शन था 2014 का नोटिफिकेशन था, जो ऑफिसर्स को बचा रहा था, वो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल लागू नहीं होता है। 218 नया सेक्शन है, 195(4) एक नया सेक्शन है, तो इसमें कार्रवाई बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगी। और उसमें जो पढ़ा मैंने, इट इज प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ऐसा वर्ड है। I don't want to emphasize on judges. We have to respect them. एक और चीज आपको बतानी, जो आपको पुलिस से बहुत तकलीफ होती है एफआईआर रजिस्टर कराने में, और रजिस्टर कैसा लगभग गारंटीड हो जाएगी, और नहीं की तो पुलिस वो क्या कहेंगे मैडम 218 195(4) में दायरे में आ जाती है। वो कैसे आती है वो बताता हूँ सेक्शन। आजकल इंटरनेट और ईमेल का जमाना है। शायद ही कोई एडवोकेट यहां होगा जो इंटरनेट नहीं यूज करता होगा, व्हाट्सएप या ईमेल नहीं यूज करता होगा। तो इंटरनेट, इसमें 173 में एक प्रोविजन है, सब सेक्शन 2 में, बीएनएसएस में, जो वहां पे एनीवेयर एफआईआर का जो है ना, कहीं पे भी एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस से तो लेना है, ये ईमेल वाला सेक्शन है। इफ यू मेक अ ईमेल, आप किसी पुलिस अधिकारी के, सीनियर इंस्पेक्टर के, पुलिस कमिश्नर के, या पुलिस के कमिश्नर के वेबसाइट पर कंप्लेंट का फॉर्मेट का जगह है, आप कंप्लेंट कर देते हो और वो ईमेल या प्रिंट आउट लेके 3 दिन में आप पुलिस स्टेशन जाके साइन करके देते हो, ये मैंने ईमेल किया, ये साइन है, तब एफआईआर लीजिए। तो उसमें पुलिस को कोई ऑप्शन नहीं रखा है कि यू कैन नॉट रजिस्टर, दैट बिकम्स एफआईआर प्रोवाइडेड द पनिशमेंट इन दैट इज मोर देन 7 years। तो उसको ऑप्शन नहीं है। तो वो मैंने पुलिस ऑफिसर्स को लेक्चर में भी यही चीज बताई थी कि साहब, आप पुलिस स्टेशन के धक्के खाने से अच्छा है ईमेल बनाइए, फैक्स लिखिए, ईमेल कर दीजिए,
2 दिन में, पहले 1-2 दिन में चले जाइए साहब, ये मेरा प्रिंट आउट है, ये मेरी ईमेल है, सीनियर पे मैं आया हूँ, लीजिए, वरना मैं डाल देता हूँ डिस्पैच में, आपको बता देता हूँ कि मैंने आया था, आपने लिया नहीं, तो पुलिस को तो लेना ही पड़ेगा एक बार. तो अभी सब एक प्रश्न असा आहे माझा, जर आम्हाला एक ईमेल आला, एक महिला म्हणते की मला हा मंत्री साहेबाने, फलाना राज्याचा गृहमंत्री आहे, त्याने मला गेल्या 4 वर्ष त्याने आमिष दाखवून माझ्याशी बलात्कार केला, संभोग. हाँ, एक सेक्शन मिस हो गया, वो बताऊंगा बीएनएस का, वो बहुत डेंजरस सेक्शन है, हल्का फुल्का लेकिन खतरनाक है, वकीलों के लिए भी चिंता वाली बात है, वो बताता हूँ. तो अगर कोई ऐसी ईमेल आ गई और उसमें पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है, और वो बता रही मैं ये बंगले में रहती हूँ, मिनिस्टर आता जाता था, उसका लोकेशन देखो, मैं रहती हूँ, मेरा ये स्टेटमेंट है, और उसमें तो उनको इंक्वायरी का पावर ही नहीं है लेडीज रिलेटेड ऑफेंसेस में, कि इंक्वायरी अलाउड ही नहीं, उसमें चाहे 3 साल 5 साल की सजा, दे हैव टू रजिस्टर ऑफेंस, तो एग्जाम्पशन नहीं होती. तो हमें एफआईआर लेनी पड़ेगी क्या? जरूर लेनी पड़ेगी. तो बोला इससे तो कई वीआईपी के खिलाफ लेडीज की कंप्लेनें पेंडिंग है, और वो दोबारा अभी लेंगे तो मैं बोला तो अभी 60-90 डेज वाले में आ जाएंगे, पहले हो गए कि तो बच जाते थे. हाँ, अभी एक और सेक्शन है जो बीएनएस का है, हमारे बुक से आपको सेक्शन पढ़ के ही बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग और खतरनाक सेक्शन है. हम पेज 9 पर आ जाते हैं, अगर आपको नई बुक्स डाल दी अंदर तो रहने दो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ. एक सेक्शन है, पढ़ने के अलावा मैं सेक्शन ही बता देता हूँ. 69 है बीएनएस एक्ट का. अभी तक जो कॉलेज के लव अफेयर होते थे ना, लड़के लड़कियों के, अगर लव अफेयर टूट गया, और अक्सर लड़के लोग लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए दुनिया भर के वादे, झांसे, ख्वाब दिखा देते थे. आसमान का चांद तो छोड़ो, दुनिया भर के आसमानों के चांद लाके देंगे, ऐसे वादे कर लेते थे, और क्या क्या और बोलते थे. तो और कई लोग तो हमने ऐसा देखा है कि वो बंदा किधर क्लीनर ड्राइवर है, और अपने गैरेज की मर्सिडीज और ये वो खड़ा रह के फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ, और लड़की को फंसा लिया, और बाद में पता चला ये क्लीनर है, लड़की ने फिर रेप केस डाल दिया. और ये जो लव अफेयर वाले रेप केसेस होते थे ना, उसमें एक फॉर्मूला कॉमन था पुलिस का, मैंने देखा, आप लोग देखा कि नहीं पता नहीं. अक्सर ये होता था कि लड़की के स्टेटमेंट में आता था, लड़की बोलती होगी यकीनन, ये नहीं कि गलत बोलती, कि साहेब त्याने मला आहे ना लग्नाचा आमिष दाखवला, परंतु मला घेऊन गेला स्वतःच्या घरी किंवा हॉटेलमध्ये, मला गुंगीची दवा पाजली, मी बेशुद्ध झाली, मला जे काहीतरी फोटो व्हिडिओ काढून घेतले, आणखी त्यानंतर ब्लॅकमेल करतो, आणि मी ब्लॅकमेल करतो, आणि मला आमिष दिला होता की मी करेल लग्न, आता करत नाही, म्हणून मी उशीर राहिली, डिले का झाला एफआर. असा फिक्स पॅटर्न फॉर्म्युला भरपूर एफआयआर्स मध्ये होता. आप भी राइट बोल रहे हैं. तो ऐसा फॉर्मूला था. तो उसमें जब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक क्वेश्चनिंग या एबीए के लिए जाता था, हमने भी कई जगह लिए हैं ऑर्डर्स, तो उसमें ऐसा इंटरप्रिटेशन आता था अदालतों का कि लड़की को अगर एक बार झांसा दिया रेप का और शादी का, और फिर शादी नहीं की, तो दोबारा क्यों गई? एक बार से ज्यादा गई तो वो शायद रेप में नहीं आएगा, और वो फिर अपनी मर्जी से जा रही थी. एंड इट इज फॉर, कई भाषाएं यूज की गई जजमेंट्स में, मैं नहीं चाहूंगा यूज करना, मेरे को भी बुरी लगती थी, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में जूरिस्प्रूडेंस है, तो हम चुप बैठ जाते थे. अभी ये सब बंद हो गया है. होता है अभी क्या करना है लड़कियों को, सिर्फ इतना ही बोलना है, साहब मला त्याने लग्नाचा आमिष दाखवला, लग्न करत नाही, गुन्हा दाखल. तो ये हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं वकीलों में, हमारे सर्कल्स में, हमारे ऑफिस की भी कुछ लड़कियां एडवोकेट्स भी डिस्कस किए हैं कि आज के बाद अगर कोई लड़की और जेंट्स अगर शादी के बिगड़ संबंध बनाएगा, तो शायद वो पहला जेंट्स वकीलों के पास आएगा, सर मेरे को वो रिलेशनशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट बना दो जी जरा पहला प्लीज, तो जाके बचूंगा, वरना ये लफड़े में आ जाएगा. 69 का एक्ट सेक्शन ही वैसा है. इसमें जो है एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहा हूं. हाँ, और एक बात और बता दूं, इसकी पनिशमेंट है 10 साल, मतलब 90 दिन वाले में, 60 वाले में नहीं है. नहीं, काम अभी और क्या बढ़ने वाला है वो बता रहा हूं. ये काम तो अभी क्लाइंट से बढ़ेगा और आएगा, हम खुश हो रहे हैं. अभी जो फिक्र वाली बात है ना, वो बता रहा हूं, अभी सेक्शन में आ गया वो चीज. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? डिसीटफुल मीन्स, डिसीटफुल मीन्स म्हणजे, मैं पेज 9 पढ़ रहा हूं, सेक्शन 69, मतलब धोखाधड़ी से, फरेब करके. शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर, मतलब आमिष दाखवला, कुठली 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 गोष्टीच्या ते खुलासा केलाय. फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही कोणाला, तुमच्या क्लायंटने कोणाला सांगितला की बाबा मी तुला नोकरी देतो, माझ्याशी संबंध ठेव, किंवा गव्हर्नमेंट जॉब देईल, तर ते सुद्धा इकडे डायरेक्ट सेक्शन आला, काय पुढे बघायचं नाही.
प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। मतलब जो प्रमोशन वाला मामला है ना, वो बहुत चिंताजनक है। मैंने अभी अभी ये बीएनएस के आने के बाद देखा है, एक लेडी कांस्टेबल की फिरियाद पे एक पीएसआई अंदर हो गया है रेप के, लगना चामी सर। अभी ये कई वकीलों के पास लड़कियां जूनियर रहती है, कई कोर्ट में लड़कियां स्टाफ रहती है, कई मंत्रालय में लेडी स्टाफ है, कई मिनिस्ट्रों की लेडी स्टाफ है। वेस्ट बंगाल में तो गवर्नर की एक लेडी स्टाफ ने एलिगेशन कर दिया है, तो उसके लिए कोई इंक्वायरी अलाउड नहीं है। डायरेक्ट ये सेक्शन जो है ना, वो डायरेक्ट एफआईआर वाले में आता है। और ये 69 सेक्शन जो है, ये 10 साल का है, तो 90 दिन वाला मामला है। एक चीज है, पुलिस का एक पावर है टू यूज डिस्क्रिशन वेदर टू अरेस्ट और नो, म्हणजे तपासासाठी जर कोणाची अटकाची गरज नाही असं पोलिसांनी ठरवला तर ते पॉवर त्याच्याकडे अजूनही आहे. ही इज नॉट बाउंड टू कंपल्सरीली अरेस्ट समबडी. तर त्या म्हणजे कोणाला अटक करायची की नाही, कसं करायची की नाही, कधी करायची की नाही, कोणाचा वकील काय बोलून गेला, काय ठरवून गेला, वो सब चालू हो जाएगा. लेकिन फिर भी चिंताजनक सेक्शन से ये सारे, और शायद ये 69 सेक्शन का भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना दिखता है मेरे को, क्योंकि अक्सर इसमें जो ताकतवर और दौलतमंद लोग हैं वही अच्छी बहुत बुरे पैमाने पर लपेटे में आने वाले, और दुरुपयोग भी वही करते अपने पावर का और आज़ादी का और लड़कियों के साथ संबंध रखने का या जबरदस्ती करने का जो भी है. अगर जज्बाती होके हम प्रोफेशनल बनेंगे तो मुझे वो मुन्ना भाई का एमबीबीएस का सीन याद आ जाता है. उसको बोलता है बॉडी काटो तो चक्कर आके गिर जाता है. तब उसको समझा था, भाई तू वो पेशेंट लाया था इमरजेंसी में, तू मारपीट कर दिया, इसको पहला एडमिट करो, पेपर बाद में बनाओ. ये प्रोफेशन में किसी में भी जज्बाती नहीं होने का. वो बोमन ईरानी बोलता, अगर मैं मेरी बेटी का भी हार्ट सर्जरी करना चाहता था तो मैं टॉप सर्जन हूं, मेरा हाथ कांप जाएगा क्योंकि मेरी बेटी है, दूसरे से करवाता हूं. तो हम ऐसा मान के चलते हैं, मैं तो एटलीस्ट मान के चलता हूं कि हमें प्रोफेशन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने माइंड को फ्री फ्रॉम एनी बंधन रखना है और प्रोफेशनल एथिक्स पाल के चलना है. और यकीनन हमारे पास जो भी पार्टी या पॉलिटिशियन या कोई भी टाइप का क्लाइंट आता है, अंडर एडवोकेट्स एक्ट हम ड्यूटी बाउंड है उसका फीस लेवे और काम करें, तो क्यों नहीं करना चाहिए. तो इसके बारे में मेरे सवाल क्लियर हो गए हैं. एफआईआर के बारे में बताता हूं. अगर आपने कोई एप्लीकेशन की है और उसकी इंक्वायरी और स्टेटमेंट पहले हो गई है तो वो इंक्वायरी में शायद नहीं आएगा, वो कोर्ट की इंक्वायरी को डील करता है. लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन के बाद एफआईआर के लिए स्टेटमेंट इंक्वायरी में 1 जुलाई के बाद हुई है तो एफआईआर 1 जुलाई के बाद हुआ तो नए सेक्शन होगा. एफआईआर अगर मुझे 2 महीना 4 महीने पहले वाली क्रैश करने हाईकोर्ट में जाना है तो 482 में नहीं जाऊंगा, 528 में फाइल होगी रिट पिटीशन. क्वैशिंग को आईपीसी के सेक्शन लगे हुए वो होगा. मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल एक रिट पिटीशन फाइल की है. पुलिस किसी का फॉर्जरी चीटिंग का केस नहीं कर रही, डायरेक्शन के लिए डाला है, फॉर्जरी चीटिंग का करो. जून महीने में हमने एफआईआर रिट पिटीशन डाली है, वो अभी तक वो हियरिंग कोई नहीं आई है. तो अभी वो हियरिंग के लिए आएगी तो उसका सेक्शन बदल जाएगा. और अगर वो 482 में होगी तो जो ऑर्डर एफआईआर का होगा वो बीएनएस का ऑर्डर होगा. वो आईपीसी के जो हमने मांगे होंगे सेक्शन वो नहीं पास होंगे, आईपीसी छोड़ के बीएनएस के सेक्शन है. तो मेरे हिसाब से मेरी जो कैपेसिटी थी मैंने समझा दिया है. मी सुधाकर जगन्नाथ कुंभार, कुर्ला कोर्ट बार ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचा मी प्रेसिडेंट आहे. आणि आत्ता सेंट्रल गव्हर्नमेंटने जे नवीन 3 कायदे काढलेले आहेत त्याच्याबद्दल जे वकिलांना माहिती देण्यासाठी आज आपले सुप्रीम कोर्टचे वकील वासवानी साहेब यांना मोलाचा वेळ दिला आणि 2-2.5 तास त्याच्याबद्दल सर्वांना लेक्चर देऊन सर्व वकिलांना समजून सांगितलं की कुठल्या कायद्यामध्ये काय नवीन तरतूद झालेली आहे, कुठल्या कायद्यात काय फरक झालेला आहे आणि कुठला कायदा रिपील केलेला आहे. तर ह्याच्याबद्दल वासवानी साहेबांनी फार अत्यंत मोलाची माहिती आणि एकदम बारीक सारीक माहिती करून दिली. त्यामुळं वकील वर्गाला आता अडचणीचा विषय झाला होता की हा नवीन कायदा कसा समजायचा, परंतु वासवानी साहेबांना त्याचे बारीक सारीक गोष्टी आणि त्रुटी लोकांना समजून सांगितल्या. लोकांचं बहुसंख्य वकील आज आलेले होते, त्यामुळं त्यांना सगळा फायदा घेतलेला आहे. आता त्याच्यामुळं
आता जर वकिलांना कोर्टासमोर अपेअर होण्याचं असेल आणि एखादा शिक्षण आले नवीन तर त्यांना फारशी अडचण येणार नाही. त्यामुळं आजचं जे लेक्चर वासवानी साहेबांचं झालं हे बहुमूल्य झालं आणि त्याचा फायदा सर्व आमच्या ॲडव्होकेट कुर्ला कोर्ट बार असोसिएशनच्या वकील वर्गांना होणार आहे. आणि त्याच्यापेक्षा कुर्ला कोर्टाचेच नव्हे तर दुसऱ्या एक बारचे वकील आलेले होते आणि त्यांनाही याचा लाभ घेतलेला आहे. त्यामुळं हे जे लेक्चर झालं फार लाभदायक झालं आणि मी वासवानी साहेबांचे शतशः धन्यवाद मानतो आणि माझे 2 शब्द मी संपवतो. I am Advocate Tabrez Jabali, Secretary of Kurla Bar Association, and as you know, this act came into effect, the Bharatiya Nyaya Sanhita, BNSS and Bharatiya Sakshi Adhiniyam. It came into effect on 1st July 2024. So there was a lot of demand that we should keep a lecture. So we had kept a lecture in Apte College. The whole day seminar was there. It took a whole full day to learn everything. So when Mahesh Vaswani sir told that he's ready to give the lecture, we requested him. So we were wondering actually that how in a period span of 1.5 years he could cover all the things. But it was absolutely amazing lecture. He did not go by the theoretical things. He went by the practical things. It was really amazing for all the lawyers. We all learnt a lot. So once again we thank him for this lecture. मैं तहसीन साबिर शेख, कमेटी मेंबर ऑफ कुर्ला बार एसोसिएशन। आज का जो लेक्चर सर का था महेश वासवानी, बहुत ही अच्छा और बहुत हमको उससे मदद मिलेगी। हमको नए नए सेक्शन सीखने मिले जो आने वाले फ्यूचर में है। जब लास्ट टाइम एक लेक्चर हुआ था आपटे कॉलेज, हमने वहाँ भी अटेंड किया, लेकिन उसमें इसमें बहुत डिफरेंट लगा हमें और आज तो कुछ ज़्यादा हमको नया सीखने मिला। सो थैंक यू फॉर महेश वासवानी सर एंड ऑल टीम। धन्यवाद।